स्वतंत्र भारत में राजनीति, नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित शब्द का अर्थ होता है प्लानिंग, विकास यानी डेवलपमेंट, और उसकी राजनीति किस प्रकार से स्वतंत्र भारत के समक्ष अनेक चुनौतियां थी, और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय घरेलू परिस्थितियां और विश्व की जो परिस्थितियां यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो परिस्थितियां थी, दोनों ही विकट थी। इतना मजा आएगा भाई साहब आपको पढ़ाई में, इतना मजा आएगा। पढ़ाई को मजेदार ही तो बनाना है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम स्वतंत्र भारत की राजनीति पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर करने वाले हैं वो है नियोजित विकास की राजनीति, और इस कॉन्सेप्ट को हम बड़े ही सरल और सहज तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नियोजन क्या होता है, डेवलपमेंट, और फिर उसकी राजनीति यानी स्वतंत्र भारत ने किस प्रकार से अपना विकास करने के लिए योजना बनाई। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नियोजन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर जो स्टील प्लांट लगाया जा रहा था उड़ीसा में उसका विरोध होने का क्या कारण था, भारत ने नियोजित विकास को ही क्यों अपनाया। इसमें हम दो मॉडल जो पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल थे उनकी बात करेंगे। हम वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है और ये किसका समर्थन कर रहे थे इसकी भी बात करेंगे। हम बॉम्बे प्लान की बात करेंगे, योजना आयोग की बात करेंगे, हम योजना आयोग की जो क्रियाविधि थी उसकी बात करेंगे, और उसके साथ ही हम नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई योजना आयोग को भंग करके, या उसके उत्तराधिकार के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद क्या थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना मुख्य मुद्दा रहेगा इसमें। पीसी महालनोबिस कौन थे, विकास का केरल मॉडल क्या था, और चौधरी चरण सिंह के क्या विचार थे, हरित क्रांति भी इसमें महत्वपूर्ण अपना कंटेंट है वो होने वाला है। फिर जो श्वेत क्रांति, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और आपको ये पीडीएफ के रूप में मिलेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि योजना आयोग की स्थापना की योजना होता क्या है, नियोजन होता क्या है, प्लानिंग यानी जो भी संसाधन है देश के पास, उस समय भारत की परिस्थितियां भारत के पक्ष में नहीं थी। उस समय दोनों ही परिस्थितियां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकट परिस्थितियां थी, संसाधन कम थे भारत के पास। भारत को जो अंतिम कड़ी में बैठा व्यक्ति है उस तक न्याय पहुंचाने के लिए सीमित संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना था कि वो जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो प्राप्त हो जाए, कहने का मतलब। तो नियोजित विकास का अर्थ होता है जो कम से कम संसाधन हैं उनको वे करके, और जो उपलब्ध संसाधन है अपने पास उनसे निश्चित लक्ष्य प्राप्त हो जाए। उड़ीसा का पहला उदाहरण हमारी बुक में दिया हुआ है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने अपना एक मानस बनाया कि वहाँ पे इस्पात की बहुतायत थी, तो क्यों न यहाँ एक प्लांट विकसित किया जाए। लेकिन वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उन्होंने विस्थापन और पर्यावरण जैसे जो मुद्दे थे उनके आधार पर उन्होंने विरोध किया। तो सरकार को जो प्राथमिकता थी हल करना चाह रही थी उसको सरकार ने छोड़ा, और इस प्रकार विकास योजनाओं को लागू करने से पहले सोच विचार करके आवश्यकताओं को ध्यान में रखा। तो सबसे पहले कहने का मतलब है नियोजन का मतलब है सोच समझकर अपने उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना और निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना। तो ये उड़ीसा राज्य के जो स्टील प्लांट है उसके द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि सरकार ने किस तरीके से सूझबूझ का उपयोग किया और नियोजित विकास की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, भारत में नियोजित विकास को क्यों अपनाया। प्लानिंग जो सिस्टम था पंचवर्षीय योजनाओं वाला उसको ही क्यों अपनाया, क्योंकि भारत की जो उस समय की परिस्थितियां थी विश्व में, वो भी आर्थिक मंदी के, जो कि 1930 में आर्थिक मंदी हुई थी विश्व में, और 1930 से फिर ये 1950 तक वही स्थिति बनी हुई थी। और पूरे विश्व में नियोजित विकास जो कि सोवियत संघ का मॉडल था वो उसी की लहर उस समय चल रही थी। तो सोवियत संघ वाला जो नियोजित मॉडल था
वो ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। तो भारत में विकास के लिए नियोजित विकास का तरीका अपनाया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र विकास करके, साथ साथ तीव्र तो विकास करना ही है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं मुख्य, आपको पता हो, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक कृषि क्षेत्र से संबंधित, दूसरा क्षेत्र होता है उद्योग से संबंधित, तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्रों में विकास करते हुए साथ साथ कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना भी सरकार का मुख्य उद्देश्य था। अर्थात भारत में विकास योजनाओं का मुख्य लक्ष्य न्याय के साथ साथ आर्थिक वृद्धि भी प्राप्त करना था। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट था वो भी प्राप्त करना था, लेकिन साथ ही साथ समाज को, व्यक्ति को न्याय भी दिलाना था। तो उस समय देश के सामने 2 मॉडल थे, एक पूंजीवादी मॉडल जो इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, तो दूसरा समाजवादी मॉडल था। और दोनों ही मॉडलों में से भारत ने किसी भी मॉडल का पक्ष नहीं लिया, किसी भी मॉडल को नहीं अपनाया। भारत ने इन दोनों मॉडलों के जो अच्छे तत्व थे, जो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थे तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों में, उन्हीं को अपनाया और इसको नाम दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। यानी निजीकरण जो कि पूंजीवादी मॉडल की विशेषता थी, सार्वजनिकरण जो कि समाजवादी मॉडल सोवियत संघ वाले की विशेषता थी। तो इन सब की अच्छी बातों को भारतीय अर्थव्यवस्था के मिश्रित मॉडल में शामिल कर लिया गया। पूंजीवादी मॉडल उदारवाद और निजीकरण को ज़्यादा सपोर्ट करता है, और जो समाजवादी मॉडल है वो उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार के नियंत्रण यानी सार्वजनिकरण पे ज़्यादा जोर देता है। तो इनके बीच का मॉडल हमने अपना लिया, मिश्रित मॉडल। वामपंथ क्या है? तो वामपंथी विचारधारा निर्धन और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करती है, यानी इनके लिए न्याय की मांग करती है और इन सबको लाभ पहुंचाने की जो भी सरकारी नीतियां हैं उनका समर्थन करने वाली विचारधारा है वामपंथ। तो आपको याद हो गया होगा वामपंथ क्या है। नेक्स्ट अपनी विचारधारा है वो है दक्षिणपंथ। दक्षिणपंथी जो विचारधारा है वो खुली प्रतिस्पर्धा यानी उदारवाद की पक्षधर है, पूंजीवाद की पक्षधर है और बाजार उन्मुक्त अर्थव्यवस्था को प्रेरित करती है। कि बाजार उन्मुक्त अर्थव्यवस्था मतलब व्यक्ति को बाजार में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, राज्य व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप बाजार में नहीं करे। अहस्तक्षेप की नीति भी आपने पढ़ा होगा। तो बाजार में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करने वाली जो विचारधारा है वो दक्षिणपंथ है। इसके अनुसार सरकार को अर्थव्यवस्था के में जो अनावश्यक हस्तक्षेप होता है वो नहीं करना चाहिए। बॉम्बे प्लान क्या है, ये भी महत्वपूर्ण अपनी जो कॉन्सेप्ट है वो होने वाला है। तो ये बॉम्बे प्लान 1944 में उस समय के उद्योगपतियों के एक समूह ने तैयार किया था। कहने का मतलब ये एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया और इनकी मंशा थी कि सरकार को औद्योगिक और अन्य जो सेक्टर हैं उनमें निवेश करने के लिए कदम उठाना चाहिए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, दोनों ने ही नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चलने का ही समर्थन किया। योजना आयोग मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन कर दिया जाता है और सोवियत संघ की तरह भारत ने योजना आयोग में 5 वर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। किन योजनाओं का? 5 वर्षीय योजना। तो योजना आयोग एक ऐसी संस्था थी जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सरकार को सलाह देने का कार्य करती थी। सलाहकारी संस्था हम कह सकते हैं इसको। कैसी संस्था थी? सलाहकारी। योजना आयोग के मुख्य कार्य 1950 में इसकी स्थापना हुई और इसके मुख्य कार्य बनाए गए स्त्री और पुरुष को समान नागरिक को जो भी आजीविका के पर्याप्त साधन हैं उनको समान अधिकार के लिए प्रयास करना, समुदाय के भौतिक संसाधनों और उनके जो नियंत्रण हैं उनको इस तरीके से बांटा जाए कि जनसाधारण की भलाई हो सके। अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाए कि धन अथवा उत्पादन के साधन एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाएं, यानी विकेंद्रीकरण को अपनाया जाए तथा जन सामान्य की भलाई के लिए पूरे प्रयास होने चाहिए। नीति आयोग अब जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पे यानी उत्तराधिकारी के रूप में नीति आयोग को अपना लिया गया। बॉटम टू अप्रोच यानी जो धरातल से
इसकी अप्रोच शुरू होती है, यानी पंचायत से जिला, जिला से राज्य, राज्य से केंद्र की तरफ चलने वाली योजना है। यानी सलाह पंचायत से ली जाएगी, फिर जिला से, फिर राज्य से, फिर केंद्र से तक पहुंचेगी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। योजना आयोग के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत करना और योजना आयोग की सपोर्ट के लिए ये परिषद बनाई गई थी। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 51 से 56 में इसका कार्यकाल रहा और गरीबी को दूर करने का प्रयास करने का जो मेन मकसद था वो इसमें रखा गया, उद्देश्य रखा गया। और इस योजना सबसे अधिक बल कृषि पे दिया गया। किस क्षेत्र पे? प्राथमिक क्षेत्र पे, यानी कृषि पे। और इसमें बड़े बड़े बांध, सिंचाई जैसे क्षेत्र थे वहाँ पे निवेश करने पर ज़्यादा जोर दिया गया। भाखड़ा, नांगल जैसी विशाल परियोजना इसी समय बनाई गई थी। भूमि सुधार पे भी बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल 1956 से 61 रहा, औद्योगिक विकास पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के सरकार ने जो आयातित वस्तुएं थी, आयातित वस्तुओं पर प्रवेश को प्रतिबंध लगा दिया। पीसी मोहलनविस कौन थे? तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे और वे दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य योजनाकार थे। दूसरी पंचवर्षीय की योजना के योजनाकार थे पीसी मोहलनविस। विकास का केरल मॉडल क्या है? तो केरल में विकास के लिए जो नियोजित विकास का रास्ता अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। और ये विकेंद्रीकृत मॉडल था। कौन सा मॉडल था? विकेंद्रीकृत, यानी पंचायत, जिला को भी शामिल किया गया। केरल मॉडल में लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सम्मिलित करके नव लोकतंत्रात्मक पहल नामक एक अभियान चलाया गया था। जेसी कुमारप्पा कौन थे? तो गांधीवादी नेता थे और ग्रामीण औद्योगिकरण पे इन्होंने जोर दिया। चौधरी चरण सिंह, इन्होंने विकास में कृषि पे सबसे ज़्यादा जोर देने की बात कही थी, क्योंकि इनका मानना था कि भारत है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ भूमि के लिए, जमीन के लिए चकबंदी, काश्तकारों की सुरक्षा जैसे कानून बनने चाहिए। हरित क्रांति, हरित क्रांति यानी खाद्यान्न के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति थी। खाद्यान्न के उस समय संकट था, भारी संकट था उस समय। खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र में जो क्रांति लाई गई उसका नाम है हरित क्रांति। और इसके जनक एम स्वामीनाथन, और इन्होंने काफ़ी कदम उठाए, इस क्षेत्र में कार्य किया। हरित क्रांति अपनाने के कारण क्या थे? तो ये आप देख सकते हैं, ये PDF के रूप में मिलेगा आपको। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि के लिए जो स्थितियां थी वो विषम थी और इसमें सुधार के लिए हरित क्रांति को अपनाए जाने की आवश्यकता महसूस की। और इस प्रकार अपनाए जाने के प्रमुख कारण जो 5 थे वो निम्न थे। स्वतंत्रता के समय देश की जनसंख्या लगभग 75% गाँव में कृषि पर निर्भर थी और भारत में कृषि मानसून पर निर्भर थी। मानसून पर निर्भर होने के कारण कृषि में कई समस्याएं अपने आप पैदा हो जाती थी, यानी मानसून, कृषि मानसून का जुआ थी। इसके अतिरिक्त भारत अपनी पिछड़ी तकनीक भी थी, यहाँ तकनीक नहीं थी भारत के पास उस समय। आधारभूत संरचना जो खेती की थी वो भी कमज़ोर थी, उत्पादन बहुत कम हो रहा था। परंपरागत साधनों से खेती हो रही थी। स्वतंत्रता से पहले भारतीय कृषि पर अंग्रेजों द्वारा चलाई गई जो कुनीतियाँ थी उनके कारण भी हरित क्रांति को अपनाना पड़ा। अन्य देशों के मुकाबले भारत की कृषि की गतिहीनता के कारण भारत देश को हरित क्रांति को अपनाना पड़ा। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, तो गेहूं की पैदावार में सर्वाधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति के कारण धनी जो किसान थे और बड़े भूस्वामी थे उनको लाभ हुआ। कृषि में मशीन को अपनाया गया, यानी यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया। बुआई से लेकर कटाई तक यंत्रों का अधिक उपयोग हुआ। कृषि अनुसंधान जैसी संस्थाएं विकसित हुई। फसलों की सुरक्षा के लिए रासायनिक कीटनाशक, खरपतवार नाशकों का भी प्रयोग किया गया। भूमि सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। सिंचाई की नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। गहन कृषि कार्यक्रम संचालित किया गया और लघु सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया। खेती केवल निर्वाह के लिए न होकर एक व्यावसायिक दृष्टि से की जाने लग गई थी। पहले सिर्फ खेती जीवन निर्वाह के लिए होती थी। तो ये आप 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने जीविका निर्वाह कृषि कौन सी होती है, गहन कृषि कौन सी होती है। नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट वीडियो 10th का आएगा, उसमें आप देख सकते हैं। फसल में विविधता हेतु बहुफसली कार्यक्रम लागू किया गया। कृषि शाख का विस्तार किया गया। फसलों के संग्रहण के लिए बड़े बड़े गृह बनाए गए, संग्रहण गृह। नकारात्मक प्रभाव भी पड़े।
अब इनसे उत्पादन में वृद्धि हुई, खाद्यान्न का संकट दूर भी हो गया, किसानों की आय में वृद्धि हुई। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, क्योंकि ज़मीन में, भूमि पर केमिकल का बहुत प्रयोग किया गया था। तो नुकसान में देखेंगे अमीर और गरीब की खाई में वृद्धि हो गई, क्योंकि बड़े किसानों को ही इसका फायदा हुआ था, छोटे किसानों को नहीं हुआ। कृषि में पिछड़ापन, क्योंकि ये जो क्षेत्र था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला, इसी क्षेत्र में इसका फायदा मिला, बाकी क्षेत्रों में नहीं हुआ। दलहन और तिलहन के उत्पादन में कमी आई, क्योंकि ये जो हरित क्रांति थी इसमें गेहूं और चावल खाद्यान्न फसलों पे जोर दिया गया था। तो दलहन यानी दाल वाली और तिलहन यानी तेल निकालने वाली जो फसलें थी उसके उत्पादन में कमी आई। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन क्रांति या श्वेत क्रांति, तो गुजरात के एक नगर आणंद से सहकारी दुग्ध उत्पादन का एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अमूल नाम से प्रसिद्ध हुआ है और दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। ऑपरेशन फ्लड क्या था? एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था और इसके अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और वितरण का एक राष्ट्रव्यापी तंत्र बनाया गया। उससे जोड़ा गया जो दुग्ध उत्पादक थे उनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वर्गीज कुरियन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो कॉन्सेप्ट थे, उन सबको आपके लिए सरल और सहज तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए, आपकी जानकारी को बढ़ाने वाला और आपके लिए मार्क्स इम्प्रूवमेंट में मददगार होगा। तो आप खुद भी पढ़ें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक ऑल दी बेस्ट।